नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की तर्ज पर मनमानी चलाने की चुनाव आयोग की कोशिश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। इससे पहले 3 बार तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि आधार को भी मान्य दस्तावेज की सूची में आप शामिल कर लें, लेकिन अदालती आदेश को जब चुनाव आयोग ने नहीं माना तो आज बाकायदा आधार पर फाइनल आदेश पारित हो गया है कि अब 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को शामिल करना ही होगा। वैसे चुनाव आयोग के वकील यानी राकेश द्विवेदी साहब जो हैं वो अब भी किंतु परंतु कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिल चुकी है। इसी वोट चोरी और वोट बंदी के मुद्दे पर तो वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल और तेजस्वी ने हंगामा मचा दिया था, जिससे नरेंद्र मोदी तक घबरा गए और मां को गाली का मुद्दा किस तरह उन्होंने भुनाने की कोशिश की, यह सब आप जानते हैं, यहां रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक नई खबर आपको जरूर बताऊंगा। खबर यह है कि अपने जन्मदिन के मौके पर यानी 17 तारीख को 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी गयाजी जा रहे हैं, यानी गया जा रहे हैं। जो पुराना नाम गया है अब गयाजी हो गया है, और गया पिंडदान के लिए जाना जाता है। और ये जो अभी समय चल रहा है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है, कल से शुरुआत हुई, ये पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं गया जी में जाके, और नरेंद्र मोदी जी अब गया जी में अपनी मां का पिंडदान करेंगे 17 तारीख को अपने जन्मदिन पे। जरा सोचिए, बिहार, गया जी, 17 तारीख जन्मदिन, पूरा पिक्चर बन रहा है। 2022 में मोदी की माताजी हीराबेन का निधन हुआ था। दिसंबर का महीना था, 30 दिसंबर मुझे जहां तक लग रहा है, ध्यान नहीं है, लेकिन दिसंबर में। 3 साल में नरेंद्र मोदी ने पिंडदान जरूरी नहीं समझा। अब चुनावी साल है तो मोदी ये काम कर रहे हैं। हालांकि 5 मई 2023 शुक्रवार को काशी में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का पिंडदान किया गया। 5 मई 2023 दिन शुक्रवार काशी में नरेंद्र मोदी, जहां से वाराणसी से जीत के आते हैं, नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन का पिंडदान किया गया। दशाश्वमेध जो है, दशाश्वमेध घाट जो है, उस घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने विधि विधान से पिंडदान किया था। राजस्थान पत्रिका एक अखबार है दोस्तों, उस अखबार की खबर के मुताबिक घाट पुरोहित राजू झा ने बताया कि यहां माता हीराबेन का पिंडदान करने में पीएम मोदी के माता पिता के साथ सभी पूर्वजों का परिपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उन्होंने पिंडदान कर दिया था। तो सवाल यह है कि मां का दोबारा पिंडदान आखिर मोदी क्यों कर रहे हैं? सवाल तो बड़ा है। खैर, इससे बिहार का चुनाव और उसका क्या कनेक्शन है, यह सब आप समझ चुके होंगे, समझाने की यहां जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को भावनाओं में उलझाने वाली बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब खुद उलझन में पड़ती हुई दिख रही है। एसआईआर मामले को मुखरता से उठाने वाले योगेंद्र यादव ने इस मसले पर आज जब यह सब कुछ हुआ है उसके बाद क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए योगेंद्र यादव को। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट हैं लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने
आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने, इस देश के संविधान की रक्षा करने की। तो सुन रहे थे आप यहां योगेंद्र यादव, चूंकि ये भी एक पिटिशनर हैं और यानी याचिकाकर्ता हैं, इसलिए ये अपनी बात रख रहे हैं और इन्होंने अपनी बात वहां कोर्ट के अंदर भी रखी थी बहुत शानदार तरीके से, आपने देखा था, सुना था, और एक इंटरव्यू भी इनका हमने किया था 1-to-1, वो भी आपने देखा था। और आज इसी मसले पे इन्होंने जो कुछ कहा है आप तक पहुंचा रहे थे हम। वही एक टेलीविजन से चर्चा में पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और एसवाई कुरैशी, तीनों ने यही माना है कि राहुल गांधी ने कोई गड़बड़ी वोटर लिस्ट या मतदान में दिखाई है, यानी महादेवपुरा की बात, तो उसकी जांच के आदेश चुनाव आयोग को देने चाहिए, न कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगना चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पर उनके सीनियर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता आखिर इन बातों को समझेंगे कब? कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी का साम दाम दंड भेद कुछ भी काम नहीं आ रहा है। उधर कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मामला संगीन हो रहा है। आज बीजेडी और बीआरएस दोनों ने कह दिया है कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेडी और बीआरएस, बीजू जनता दल, और उधर तेलंगाना की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इन्होंने भी कह दिया है कि यानी हम नहीं लेंगे इस मतदान में हिस्सा। यानी एनडीए के पुराने साथियों ने बीजेपी से दूरी बना ली है। दोनों के कुल 11 सांसद राज्यसभा में हैं। इधर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का यकीन तमाम विपक्षी दलों को है। कल की वोटिंग में व्हिप तो जारी नहीं होगा, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, इसीलिए सारे सांसद अपनी मर्जी से वोट दे सकेंगे। और ऐसे में क्रॉस वोटिंग बीजेपी की बड़ी टेंशन रहेगी। अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो उसकी टेंशन बढ़ जाएगी, रात को नींद आएगी कि नहीं, नरेंद्र मोदी को यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बड़ी टेंशन में आ चुकी है बीजेपी। एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा खेल, सवाल है, जवाब ढूंढेंगे। और दूसरा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कैसा झटका दिया है। थोड़ी सी बानगी आपने देख ली योगेंद्र यादव जी के बयानों से। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। दिन में शानदार आप देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में शानदार आदेश हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, जरा आपके पास आना चाहता हूं, राष्ट्रपति चुनाव पे भी चलेंगे और बीजेडी और बीआरएस ने जो इससे अपने आप को किनारे कर लिया है, इसके क्या मायने होंगे ये भी समझेंगे। इधर बाकी दलों के जो सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला के 782 वोटर्स हैं, और उसमें से किसके खाते में कितने वोट जाते हैं वो तो देखा जाएगा। लेकिन दिलचस्प हो गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव, उस पर हम आएंगे। कल भी हम इस पर लगातार दिन भर कवरेज देंगे दोस्तों, आप तक पहुंचाएंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव, जगदीप धनखड़ साहब के जाने के बाद आखिर क्या कुछ चल रहा है देश में। लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आधार पर यह मनमानी, और मनमानी ऐसी कि क्या कहूं, मुझे झल्लाहट हो रही थी डॉक्टर साहब, मुझे झल्लाहट हो रही थी। राकेश पाठक, माफी चाहूंगा, आप ही का नाम था, राकेश पाठक कह रहे हो, राकेश द्विवेदी जी हैं उधर, आपके हम नाम, आप पे झल्लाहट क्यों करूंगा, आपके हम नाम उधर हैं। राकेश द्विवेदी जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब मानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आज लिखित आदेश 12वें नंबर के दस्तावेज के रूप में आप इसको शामिल करेंगे, यह लिख दिया। तब भी राकेश द्विवेदी जो हैं वो कहते हैं कि इसकी जरूरत तो नहीं है, और इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम नागरिकता नहीं जांच सकते। अरे भाई, आप कैसे जांच सकते? आप जांच ही नहीं सकते, नागरिकता जांचना आपका अधिकार नहीं है।
और ये सारी चीजें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। दुख होता है, आपकी टिप्पणी। दुख होता है, देश और लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब जिस हाल में पहुंच गए हैं उसे देखकर एक सच्चे भारतीय, इन्वर्टेड कॉमा में सच्चे भारतीय, सुप्रीम कोर्ट को बहुत चिंता होती है ना, राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं, तो किसी भी सच्चे भारतीय को दुख होना स्वाभाविक है। आज 12वें नंबर पर जिस आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया है वो तो पहली दूसरी सुनवाई में हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन क्यों जाया कर दिए, इतना टाइम काहे के लिए खोटी किया है? और चुनाव आयोग की बदसलूकी, बदतमीजी, देश की सबसे बड़ी अदालत के साथ तुर्शी बतुर्शी आंखें तरेरने का काम कर रहा है। और ये वो चुनाव आयोग है, अभी आपने जिक्र भी किया, जिसमें इसी कुर्सी पर बैठे हुए 3 भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के सवाल वाजिब हैं। आपको कोई अधिकार नहीं उनसे शपथ पत्र मांगने का, आपको जो गड़बड़ियां है उसकी जांच करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त बेशर्मी की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए। वैसे अगर जरा भी शर्म लिहाज होता, जरा भी नैतिकता बाकी होती, तो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के अंतिम निर्देश के बाद एक बार ज्ञानेश कुमार को अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछना चाहिए कि वे अपनी रीढ़ की हड्डी निकलवाकर सत्ता के चारण और भाट बनकर जिस तरह काम कर रहे हैं, क्या इतिहास उन्हें कभी क्षमा करेगा? इतिहास में उनका नाम किस रूप में दर्ज होगा, ये पिछले चंद महीनों में उन्होंने साबित कर दिया है, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है। इसका प्रभाव जो बिहार के चुनाव में होगा उसका आकलन करना भी कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं। बिहार के लोग जान चुके हैं कि उनके अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा था। राहुल गांधी से लेकर अदालत की दहलीज तक कौन लोग थे जो उनके मताधिकार की रक्षा के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगाए। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि हर दिन 100 किलोमीटर चलने वाला राहुल गांधी, तेजस्वी यादव किन के लिए लड़ रहे थे और कौन था जो चुनाव आयोग और उसके सिर पर हाथ रखकर उनके वोट के अधिकार पर अंकुश लगाना चाहता था, उसे छीनना चाहता था। तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं जो अपने आप में अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, उनकी दशा ये हो गई है कि वे पार्टी के एक फंटर के रूप में, उनके शूटर के रूप में, सत्ता के एजेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक से इस तरह की बेजा बहस कर रहे हैं। बहस की जा सकती है तर्क के आधार पर, कानून सम्मत जो प्रक्रिया है उसके आधार पर, निर्वाचन आयोग की जो स्वायत्तता है उसके आधार पर भी। इस देश ने तो टीएन शेषन जैसे चुनाव आयोग देखे, टीवी लाइव पर हमारा वीडियो लगा अभी 2 दिन पहले, जी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने उनकी बैठक में कह दिया था कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा अगर आपका मंत्री या कानून मंत्री मेरे काम में दखल देगा। देश भर के चुनाव स्थगित कर दिए थे टीएन शेषन ने कि कोई चुनाव नहीं होगा जब तक आयोग की स्वायत्तता, उसकी संवैधानिक शक्ति को सरकार स्वीकार नहीं करती। बहुत सारा झमेला हुआ। उसके बाद सरकार ने 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त कर दिए, जेवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल वगैरह वगैरह। लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा है, बल्कि उसकी हिमायत में खड़ी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भी आज बुरी तरह से बेनकाब हो गई। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर अगले चरण में आए। जी बिल्कुल, अगले चरण में हम उपराष्ट्रपति चुनाव पे भी बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल है, दिन भर हम उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो रहा है, क्रॉस वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत ही एक शानदार चुनाव कल होने जा रहा है। किसी को पता नहीं कि हो सकता है कि विपक्ष का उम्मीदवार भी जीत जाए। तो उपराष्ट्रपति का
और उसमें भी बीजेडी और यानी बीजू जनता दल और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति जो है तेलंगाना की पार्टी, और जो टीआरएस पहले होती थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति हो गई, वो उसने भी अपने आप को पीछे कर लिया है। वो वोट नहीं डालेंगे तो इसका क्या फर्क पड़ने जा रहा है ये भी देखेंगे हम। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष का साथ देने का वादा कर दिया है, और भी कौन कौन लोग आते हैं और अपनी आत्मा अंतरात्मा की आवाज पर कौन कौन वोट देते हैं, ये सब कुछ हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक वाकया ऐसा हुआ कि जब कहा गया, पूछा गया कि आधार क्यों नहीं, उसी समय अश्विनी उपाध्याय जी जो हैं वो खड़े हो गए। अमलेंदु जी सही कह रहा हूं, अश्विनी जी ही थे? अश्विनी जी जो हैं वो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत जी सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट भी हैं, आप जानते हैं अच्छे से। वो खड़े हो गए, बोले 1000 रुपए में तो आधार कार्ड बन जाता है, सारे रोहिंग्या बनवा के चले आएंगे। वहां राजनीति होने लगी। 1000 रुपए में, हजार रुपए में आधार कार्ड जितने रोहिंग्या हैं बनवा लेंगे, यहां फर्जी हो जाएगा सब कुछ। अब सोचिए, और जबकि पीछे से हमारे शिवेश जी वहां से ये भेज रहे थे पूरी जानकारी जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अचानक पीछे से खड़े हुए ये कहे पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश चल रही है। प्रशांत जी, ये सुनवाई चल रही है, चूंकि जन मुद्दा है, इसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई बार आश्चर्य होता है कि कैसी दलीलें यहां चुनाव आयोग दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को आखिर समझ क्या रहा है। जरा कोर्ट को आप अच्छी तरह से समझते हैं, आपने आपका इतना लंबा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट को कवर करने का, जरा बताइए मुझे। आपने भी देखा आज पूरा जो कुछ हुआ, दलीलें सुनी आपने भी, आपने कभी ऐसी दलीलें सुनी थी क्या प्रशांत जी? न्याय के ही कथन से जरा शुरुआत करते हैं कि 1000 रुपए में आधार बन जाता है जी, तो कौन बनाता है आधार? मोदी सरकार। हाँ, आधार कौन बनवा रहा है? उन्हीं की सरकार बनवा रही है 1000 रुपए में। तो अपनी सरकार पे ही वो सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगा रहे हैं। आधार की जो एजेंसी है यूआईडी, तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। हम लोग लगातार इसको कह रहे थे जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा, या उसकी पिछली सुनवाई में भी कहा कि आधार को आप जोड़िए, और जस्टिस सूर्यकांत ने यहां तक कहा कि कितनी बार हम आदेश करें आधार के बारे में, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 24 जून के अपने नोटिफिकेशन में आधार को नहीं जोड़ा था। और मैं तब भी कह रहा था कि इस वजह से कंफ्यूजन है, बीएलओज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 24 जून के आदेश में आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं जोड़ा था। ये बात, और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा था डीबी लाइव में या आप कह रहे थे, ये बात सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के वकील, एडीआर के वकील योगेंद्र यादव भी यही कह रहे थे जी। तो फिर इतना देर क्यों लगा? इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं देर वाला, कि कितनी अफरा तफरी है। लोगों ने अपने काम छोड़े, लोगों ने अपने पैसे खराब किए, 1000, 2000, 5000 रुपए की घूस दी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, काम धाम छोड़ के उसमें लगे रहे, खेती किसानी मजदूरी दफ्तर जो भी काम करते थे उसको छोड़ के लगे रहे उसमें, और अंत में वही हुआ कि जो डॉक्यूमेंट उनकी जेब में था वो डॉक्यूमेंट से उनका नाम जुड़ जाएगा। तो ये जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इतनी जो अफरा तफरी हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? योगेंद्र यादव ठीक कह रहे थे कि वो चुनाव आयोग का ये मानना था कि जो आपके पास कागज है वो हम मानेंगे नहीं,
और जो आपके पास कागज नहीं है वो इसी को मानेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके कि ये डॉक्यूमेंट तो हम भी नहीं ला पाएंगे, माता पिता का डॉक्यूमेंट। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट को ये भी स्पष्ट करना चाहिए या चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं आपने, उनके लिए भी आधार एप्लीकेबल है और उनके नाम आधार के आधार पर जुड़ जाने चाहिए। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी इलेक्शन कमीशन उसकी तमाम परतें ढूंढ रहा है कि आधार को कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। जो वहाँ पे बीजेपी के एक वकील साहब थे, उपाध्याय जी, वो प्रवक्ता, वो अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय। अब ये पूरे मामले को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गंभीरता क्यों है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके 20-25 दिन बाद या आज से 1 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा होनी है जी। और उस चुनाव की घोषणा में ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल रोल ऐसा कैसे बन पाएगा जिसपे सवाल न खड़े हों। अब इस पूरी एक्सरसाइज का राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा और वो बड़ी, मैंने भी उसको अध्ययन किया, 1% वोट अगर कम होता है, हटता है, मैं 65 लाख की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 1% वोट यानी 8 लाख वोट करीब, अगर वो कम होता है तो 35 सीटें प्रभावित होती हैं जहां मेजॉरिटी तय होनी है 1% पे, 8 लाख वोट पे। अब बिहार में लगभग 45 सीटें ऐसी हैं 2020 के चुनाव में जहां पे हार जीत का फैसला 5000 से नीचे हुआ है। इसमें 28 वो सीटें हैं जहां पे हार जीत का फैसला 500 से 3000 के बीच में हुआ है और 17 सीटें हैं जो जहां 3000 से 5000 के बीच में फैसला हुआ, यानी कुल 45 सीटें हैं जो कि बहुत मामूली मार्जिन से हारी जीती गई हैं। अब अगर ये वोट कट गए और टारगेटेड वोट कट गए, कुछ इलाकों के, कुछ कम्युनिटीज के नाम देखकर, तो इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया जी। यही पूरा असली खेल है। तो मतलब केवल आधार जोड़ देना ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। ये 65 लाख लोग वापिस आए और वहाँ पे इलेक्टोरल रोल की शुचिता बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ या हरियाणा में हुआ, अभी तक हरियाणा के मामले निकल कर आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो, देखते हैं हम उसमें कि वो कहाँ का मामला उठाने वाले, लेकिन बहुत गंभीर सवाल हरियाणा में भी निकल कर आए। जी राजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी दिन भर कवर कर रहे थे, आप देख रहे थे, और सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी को भी स्क्रीन पे ले आइए। और अमलेंदु जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। यहां अश्विनी उपाध्याय जी दावे के साथ कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अगर यह कहा जा रहा है कि हजार रुपए में आधार कार्ड बन जाता है तो चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा चेक कर लो आप। फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो सारे बन सकते हैं। जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, पासपोर्ट फर्जी बनवा के आप विदेश घूम आते हैं, जब फर्जी आप एम्बेसी चला लेते हैं, यही गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी पकड़ाई तो आप वो कर लेते हैं, फर्जी आप अदालत लगवा देते हैं। होता है देश में, फर्जीवाड़ा होता है, करते हैं लोग। तो अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बन भी गया तो जांच करने का अधिकार किसको है? भाई आप जांच कीजिए ना, आप जांच कीजिए। लेकिन आप यह दलील देंगे कि फर्जी और ये रोहिंग्या कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इस देश का नागरिक, क्या उस 65 लाख लोग जिसके नाम काटे गए हैं, जो मरे नहीं हैं लेकिन मरा हुआ घोषित कर दिया 22 लाख लोगों में आपने, क्या वो 22 या 65 लाख लोग टोटल भारतीय नहीं है, भारत के नागरिक नहीं हैं?
या आप इसमें सीधा सीधा उन 2 करोड़ लोगों के नाम हटाना चाह रहे हैं जो आपके वोटर नहीं है, जैसे अलंद में हुआ? आप तो सुन रहे थे, आप कवर कर रहे थे अमलेंदु जी हमारे साथ, जरा इस पे आपकी टिप्पणी। राजीव जी, एक तो अश्विनी उपाध्याय को ज्यादा मौका बोलने के लिए मिला नहीं, वरना वो ये बताते कि 1000 रुपए में बन जाता है आधार कार्ड और 1000 रुपए में बन जाती है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की MA की डिग्री। अगर उन्हें पूरा समय मिलता तो वो निश्चित तौर पे यही बताते। जब राजीव जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का जो है वो हाई कोर्ट कह सकता है कि किसी को नहीं बताया जा सकता, तो भाई आधार कार्ड पर आपत्तियां कैसे जताई जा सकती हैं अगर ये फर्जी बन भी जाता है? और फिर राजीव जी 2014 के बाद जब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, नरेंद्र मोदी ड्रोन लेकर के देखते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और वहां जाकर पकड़ लेते हैं जाकर के, तो ये 1000 रुपए में राशन ये बना कौन था आधार कार्ड? इसका मतलब सीधा सीधा अश्विनी उपाध्याय का कहना यह था कि नरेंद्र मोदी एकदम नाकारा प्रधानमंत्री हैं। इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के अंदर ना तो ठीक से चुनाव हो सकता है, ना चुनाव आयोग ठीक से काम कर सकता है। सीधा सीधा इसका मतलब कहना यह था अश्विनी उपाध्याय का। और अगर ऐसा कहना नहीं था तो शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से कहें या फिर राष्ट्र से माफी मांगे, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है अश्विनी उपाध्याय के सामने भी। अब यही कहा जा सकता है राजीव जी, बात तो तीसरे विकल्प की होने लगती है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ राजीव जी अब चुनाव आयोग की तरफ से जो हरकतें हो रही थी, उससे लगता ये है कि शायद लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने हैं बिहार में। तो क्या 2 करोड़ जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए हैं बिहार में, या फिर ये है कि 2 करोड़ बिहारियों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रही है? तो ये समझा जा सकता है। लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहारियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर उनका मताधिकार छीनना चाहती है और चुनाव आयोग के जरिए इस काम को लागू करवा रही थी, ये देखने में आया राजीव जी। लेकिन ये जो भी हुआ और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर जो थी वो फटकार लगाते हुए जो कहा और ये पूछा कि भाई अगर आधार को बार-बार जोड़ दिया जाएगा तो आपको आपत्ति क्या है, और जिस बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग जो था वहां दलील देता रहा कि भाई ठीक है हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन आप ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अरे भाई तो नागरिकता के तो बाकी 11 भी नहीं है प्रमाण पत्र, और यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नागरिकता के प्रमाण पत्र तो बाकी 11 भी नहीं है, आधार भी नहीं है, और आदेश में लिखा है लिख गया। तो इसी के साथ साथ राजीव जी ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये करारा तमाचा जो है ये चुनाव आयोग के गाल पर पड़ा है। और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो मक्कारियां कर रहे थे, उन मक्कारियों पर शायद अब कोई लगाम लगेगी, और नहीं लगती है तो सोमवार को जो फिर सुनवाई होनी है उसमें फिर ये सामने आएगा कि चुनाव आयोग अभी भी क्या क्या बदमाशियां कर रहा है। क्योंकि कल से पहले उसको ये नोटिफिकेशन जारी करना है कि आधार 12वां दस्तावेज है और उसको स्वीकार किया जाएगा, ये साफ साफ अब आदेश दिया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा था, क्या कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, ऊपर के दबाव भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन राजीव जी ये अब साफ समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और अगर आधार कार्ड 12वां दस्तावेज मान लिया जाएगा तो SIR का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो चुनाव आयोग की SIR की जो पूरी प्रक्रिया थी, जो 2 करोड़ वोट काटने थे, वो तो मकसद पूरा हो ही नहीं रहा फिर। तो फिर SIR क्यों कराएगा चुनाव आयोग? तो हो सकता है चुनाव आयोग खुद ही कह देंगे अब तो हम तो नहीं करा रहे SIR, भाई 2025 की जो मतदाता सूची है जनवरी की, हम उसी के आधार पर करा रहे हैं। और नहीं भी कहता है ये चुनाव आयोग तो भी राजीव जी अब जो परिस्थितियां बन रही हैं इसमें साफ तौर पर चुनाव अब 2025 की जो संशोधित मतदाता सूची है जनवरी 2025 की, उसी पर होगा। ये सीधे सीधे संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक बात और स्पष्ट कर दी गई राजीव जी कि अभी तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर बात हो रही है। चुनाव आयोग SIR करा सकता है या नहीं करा सकता है, कानून के तहत उसको यह अधिकार है कि नहीं है, और SIR कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं है, इस पर तो बात अभी हुई नहीं, इस पर बात में होनी है। यानी ये सारे आदेश देने के बाद भी अगर इस पर बहस होती है और सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे देता है कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी प्रक्रिया है, तब चुनाव आयोग साहब क्या करेंगे राजीव जी? तो लगता यही है कि ये मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो दुरभिसंधि है वो पूरी तरीके से उजागर हो गई, और एक तरीके से कहा जाए राजीव जी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों जो है बिल्कुल बेनकाब हो गए। और आज राजीव जी जयराम रमेश की इस पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आधार को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने के आदेश का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए शर्मसार किया जाना चाहिए। आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और आखिर में उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि कोई गलती ना करे,
हम मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और यह मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस संस्था की अध्यक्षता करता है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा, ये साफ तौर पर जयराम रमेश ने राजीव जी कहा है। और राहुल गांधी भी बार बार कह चुके हैं कि आप चाहे रिटायर भी हो गए हो, लेकिन हम आपको खोज निकालेंगे और आपको ऐसी सजा देंगे कि आप फिर याद रखेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो लगातार संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कानून से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक की तरीके से काम कर रहे हैं, और ये खुलेआम देशद्रोह है। जब परिस्थितियां बदलेंगी तो ज्ञानेश कुमार जी सीटों के पीछे होंगे। इसको एक तरीके से कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो आधार पे मामला आया है, और बहुत गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सुनवाई होनी थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को, आज से सुनवाई इसी पे होनी थी, एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द क्यों न किया जाए, और इस पर आज से बहस की शुरुआत होनी थी। लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने साफ साफ कहा कि मिलॉर्ड जरा आधार पे बात कर लें, क्योंकि ये लोग तो आधार जो अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है कोई बीएलओ तो उसको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, और ऐसे नोटिसेस बहुत हो गए हैं, और वो परेशान हैं, बीएलओ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि आपने पहले से आदेश दे रखा है। एक नहीं बल्कि 3-3 बार आपने आदेश दिया है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि इसको 12वें दस्तावेज के रूप में, आपने अभी तक 11 दस्तावेज उसमें लिखा हुआ है, 12वें दस्तावेज के रूप में इसको शामिल कर दें कि यह भी उसमें से होना चाहिए। और इस पर फिर बहस शुरू हुई, बहुत सारी चीजें जिस पर अभी हमारे तमाम साथी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बहस में जो बात सामने आई खुलकर, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रकाश जी, यहां बहस जो थी वो ये थी, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग अपनी मनमानी, और कहीं ना कहीं कि हमारा कॉलर ऊपर है, ऊंचा है, तो यह दिखाने की कोशिश बार बार कर रहा है चुनाव आयोग, बार बार कर रहा है। चुनाव आयोग के वकील साहब तो पूरे ही कर रहे हैं, और उनके पीछे से जब खड़े होकर अश्विनी उपाध्याय जी जब खड़े हुए और उन्होंने जब बातें कही, जिसमें वो उन्होंने बिहार के नागरिकों के लिए इतना कह दिया कि 50,000 रुपए में तो फर्जी आधार बन जाता है, और रोहिंग्या सारे जो है वो मतदाता बन जाएंगे, और ये तो अपने आप में दुखद है। अगर देश में राज करने वाली पार्टी का नेता और वकील अगर ये बात करे, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहे, तो ये कैसे स्वीकार किया जाए? सुप्रीम कोर्ट इसको जिस भी ढंग से ले, लेकिन बात यह है कि एक गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है, कि आपके नाक के नीचे यहां पे बाहर से आए हुए लोग देश के नागरिक बन जा रहे हैं, देश का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं जिससे कि उनको नागरिकता पाना आसान हो जाए। तो बहुत दुखद है ये। और आखिर गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? भाई उठाओ और ले जाओ, जैसे आप फेंक के आए थे पानी में। उसके बाद आपने बीबीसी की रिपोर्ट देखी होगी, बीबीसी की रिपोर्ट आ गई कि कैसे यहां सुप्रीम कोर्ट में वहां भी झूठ बोला गया कि 42-43 लोगों को उठा के उनको लाइफ जैकेट पहनाकर जो फेंक दिया गया रोहिंग्या कह के, दिल्ली से ले जाकर पानी में, और वो पहुंचे हैं, उनसे बीबीसी के रिपोर्टर ने बातचीत की, हो गई ये खबर पुरानी हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल दिया गया। तो आखिर चल क्या रहा है? कोर्ट में झूठ इतनी खुलेआम। इतना लंबा अनुभव है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका पत्रकारिता का, क्या इस दौर को देखा था आपने? राजीव जी, इस दौर को देखने की बात तो दूर है, इस दौर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह दौर ऐसा भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने वाला कोई ना होगा। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कुछ न कुछ कहना होगा। जब इस देश की राजनीति शुरू हुई थी आजाद भारत की, तो क्या पैरामीटर्स थे, और सरकारी बात पर लोग विश्वास करते थे कि सरकार ने कहा है मतलब ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही होगी। और आज एक कार्यक्रम में हुआ ये राजीव जी कि 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैये को गलत बता दिया। SY कुरैशी साहब, अशोक लवासा जी और ओम प्रकाश रावत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगना सरासर गलत है। यानी 3 पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि राहुल गांधी से जो एफिडेविट की मांग की थी चुनाव आयोग ने, वो बिल्कुल ही गलत है।
अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी की शिकायत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये बात कही गई है। और ये बात भी कही गई है कि यही चुनाव आयोग का कर्तव्य है जो ज्ञानेश कुमार नहीं निभा रहे हैं। यानी ज्ञानेश कुमार न केवल प्रतिपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि 3 पूर्व चुनाव आयुक्त भी ये बात मानते हैं कि ज्ञानेश कुमार अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार अभी भी सरकार का पक्ष ले रहे हैं। वोट चोरी बंद करनी चाहिए जो उनका काम है, देश उन्हें देख रहा है, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग हमेशा ये बात कहता रहा है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा चुनाव हम संचालित कराते हैं। हमारे चुनाव अधिकारी किस तरह संघर्षों के बाद मतदान के लिए व्यवस्था करते हैं, ईवीएम मशीनें लेकर कभी समंदर में, कभी नदियों में, कभी पहाड़ों पे, कभी जंगलों में जाते हैं, कभी हाथी पर बैठकर जाते हैं। लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे लगता है कि गधे पर बैठकर काम करते हैं। क्या उनकी व्यवस्था है? बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। अब गधा भी शर्मा जाए। आप गधा तो बहुत अच्छा जानवर है, बिल्कुल वो सिर झुकाए हुए आज्ञाकारी जानवर है, वो शर्मा जाएगा। क्यों आप बेचारे गधे को कर रहे हैं? वो भी शर्मा जाएगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी तो इस तरह की बातें कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आरोप लगे, संवैधानिक संस्था, लेकिन शर्मनाक स्थिति यह है कि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो ये बात कह रहा है कि हम जो करने वाले हैं वही सही है। अब इसके पीछे अभी जो मुझसे पहले कहा है प्रशांत जी ने कि अगर 1% वोटों की भी हेरा फेरी होती है तो कितनी सीटें उससे प्रभावित होती है। यानी अगर 1% वोटों की गड़बड़ी भी कर पाए ये लोग चुनाव आयोग की मदद से सत्तारूढ़ पार्टी, तो उसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर होगा। ये सारी चीजें बताती है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से राजनीति चल रही है वो बहुत ही शर्मनाक मोड़ पे है। और आश्चर्य की बात है कि अब चुनाव आयोग भी इसमें शामिल हो गया। राजनीति जी, चुनाव आयोग भी शामिल हो चुका है इस मसले पे। और चुनाव आयोग शामिल कैसे हुआ है? चुनाव आयोग साफ साफ अपनी बातों विचारों से लगता है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, या सत्ता पक्ष की जीत कैसे हो उसके लिए कैसे मैदान तैयार किया जाए वो नजर आ रहा है। बिहार का SIR जो है ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो है, लेकिन एक प्लॉट तैयार करने की कोशिश है कि अगर यहां सब कुछ ठीक रहा तो वह उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे वेस्ट बंगाल में जहां तैयारियां चल रही हैं। और अब परसों 10 तारीख को दिल्ली में एक तैयारी शुरू होगी। तैयारी यह है कि दिल्ली में चुनाव आयोग ने अपने तमाम अलग अलग राज्यों के जो वहां के मुख्य अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनको बुला लिया है राज्य के, और उनके साथ बैठकर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए और इसमें एक रास्ता बनाया जाए कि विकसित भारत 2047 तक बिना बीजेपी के कैसे संभव है। विकसित भारत बनाना है तो बीजेपी की सरकार चाहिए, और बीजेपी की सरकार बिना चुनाव आयोग के कैसे बनेगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी तो लोग सड़कों पे कह रहे थे, उनकी बातें पहुंचा रहा हूं। सुनील शुक्ला जी, आप उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा घूमे हुए हैं आप, बिहार पूर्वांचल पूरा अच्छे से जानते हैं। लोग तो बहुत खुल के बोलते हैं, बिहार के लोग, बिहारी आप जानते हैं वो पॉलिटिकली कितने अवेयर होते हैं। और ऐसे में जी और ऐसे में सुनील शुक्ला जी, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में आप खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार ले लो, आधार ले लो, आधार ले लो, अब चिपका दिया सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में लो। यहां क्या जीत नजर आ रही है यहां विपक्ष की? सुनील शुक्ला जी, कितना यहां विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, कितना सत्ता पक्ष को यहां चोट फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए? धन्यवाद राजीव जी। यह आधार की सुप्रीम जीत है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह तो थी ही। निर्वाचन आयोग ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह आधार कार्ड को स्वीकार करेंगे। उनके आश्वासन के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपने आदेश में शामिल नहीं किया था।
और ये कहा था कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि आधार को स्वीकार किया जाएगा, तो अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय ने बात नहीं की। पिछले 4 सुनवाइयों में, 3 सुनवाइयों में लगातार यह बात कही जाती रही है कि सर्वोच्च न्यायालय कहता रहा है कि आधार को स्वीकार किया जाए, और निर्वाचन आयोग ने कभी इनकार नहीं किया इससे। लेकिन चूंकि अगर आप आधार को स्वीकार कर लेते हैं अपने स्तर पर, तो एसआईआर का जो एजेंडा था वो पूरा नहीं होता। एसआईआर क्यों करा रहे थे आप? ये पहला इंटेंसिव रिवीजन हमने देखा है जिसका उद्देश्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटना है। आज के पहले मेरी स्मृतियों में कभी नहीं रहा कि इंटेंसिव रिवीजन इस बात के लिए कराया जा रहा है। मैं हमेशा से जब भी इंटेंसिव रिवीजन चला, बाकायदे प्रमुख व्यक्तियों, लोकप्रिय नागरिकों, विशिष्ट व्यक्तियों, विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातनाम लोगों के बाकायदे पोस्टर उस इलाके में जो पॉपुलर होते थे उनके पोस्टर लगते थे कि किसी का नाम छूटे न पाए। अपील बाकायदे निकलती रही है निर्वाचन आयोग से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से, कि जो लोग भी 18 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करावें। निर्वाचन आयोग को केवल 2 अभिलेख देने होते थे। पहला, अगर कोई फॉर्म भरता था तो वह था कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जिस इलाके में आप अप्लाई कर रहे हैं उस इलाके में आप रहते हैं। इसके अलावा किसी अभिलेख की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप याद कीजिए तो इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। यह जो बीएलओज हैं, जो निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वह घर घर जाकर के लोगों का नाम इकट्ठा करते थे। आप पहले निर्वाचन से इसको स्थिति देखे चले आइए। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उस समय से लेकर के लगातार देखते चले आइए। कभी भी यह नागरिकों के ऊपर यह दायित्व ही नहीं छोड़ा गया कि आप अभिलेख दीजिए और तब आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वह इस देश में रहने वाले और योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करे, और इसके लिए बाकायदे निर्वाचन के अधिकारी घर घर जाते थे। आज भी यह नियम है कि 20 से अधिक अगर किसी घर में मतदाता हैं तो वहां पे बीएलओ को या निर्वाचन के से जुड़े हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से जाकर के उसका परीक्षण करना पड़ेगा। यहाँ तो 500-500 लोगों के नाम, 700-100 लोगों के नाम एक एक जगह पे है और कोई बीएलओ जाकर देखने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्य निर्वाचन आयोग जो तर्क देते हैं कि ढेर सारे लोगों के नाम, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उनके मकान का नंबर 0 होता है, एक नोडल नंबर आप देते हैं। ये पहली बार सुनाई पड़ा। आप इस देश में करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है और किसी भी आधार कार्ड का नंबर, मकान नंबर 0 नहीं है। तो कैसे हो गया कि आपको मकान नंबर नहीं मिल रहा है? अगर आपको मकान नंबर दे रहे, सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर नहीं होते हैं आमतौर पर, लेकिन वहां भी आप मकान नंबर दे रहे हैं जी। तो आप यहाँ पर एक 0 मकान नंबर पे कैसे बना सकते हैं? सवाल है कि अगर आप आधार कार्ड के विरोध के पीछे मंतव्य क्या था? अगर आपको सामान्य तरीके से मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं का नाम बनाए रखना है तो आप उनसे वो अभिलेख मांगेंगे जो सर्वथा उपलब्ध है। बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में लगभग 100% लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है, जो वो योग्य मतदाता है, और कोई ऐसा अभिलेख नहीं है। आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो किसी के पास नहीं है, 0 है। कोई भी ऐसा आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, वो 4% लोगों के पास है। आप मांग रहे हैं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, वह 40% लोगों के पास है। एक खेत खलिहान की स्थिति है, वो भी 30-35% लोगों के पास है, जिसका कोई मतलब नहीं है मतदाता सूची से। हमारे पास खेत है, नहीं है, हम भूमिहीन हैं, हम बड़े भारी जमींदार हैं, हम कृषि श्रमिक हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति, इससे सर्वोच्च इससे निर्वाचन आयोग को कोई मतलब नहीं है। आप वो अभिलेख मांग रहे हैं और वो अभिलेखों की संख्या केवल गिनाने के लिए आपने बढ़ाई। और अगर निर्वाचन आयोग यह कहता है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रमाण पत्र आप नागरिकता का आप मांग भी नहीं सकते। आपको केवल ये मांगना है उस इलाके में आप रहने वाले हैं और आपके पास आपको 18 साल की उम्र पूरी करनी है, उसके जो अभिलेख आवश्यक है उसको ले लीजिए आप। लेकिन जो विरोध हो रहा है आधार कार्ड न लेने का केवल यही है कि एसआईआर का जो एजेंडा था कि अपने मनोनुकूल अपने मतदाताओं को मतदाता सूची में रखना और उससे अतिरिक्त लोगों को बाहर कर देना,
जी। अन्यथा इतनी बार निर्वाचन आयोग कह चुका है कि आधार कार्ड को आप स्वीकार कर लीजिए, क्या आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन सा तर्क है कि आधार कार्ड नकली बन सकता है? आपने तमाम चीजें गिनवा दें कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसको आप नकली नहीं बना सकते। और जितने आप अभिलेख बता रहे हैं उसमें उसको क्रॉस चेक करना सबसे आसान आधार कार्ड का। आधार कार्ड का नंबर आप डालिए, तुरंत तो नाम आ जाएगा किस आधार कार्ड के नंबर पे किस व्यक्ति का विवरण है। इसको चेक करने के लिए आपको अभिलेख कहीं भेजना नहीं है। अगर आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र कहीं से लेते हैं तो उसको संबंधित शिक्षण संस्था को भेजनी पड़ेगी, उस परीक्षा लेने वाली संस्था के पास आपको भेजना पड़ेगा। इसका अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी से उसके राज्य से संबंधी अभिलेख प्राप्त करते हैं तो आपको तहसील से उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा जी। ये जो अभिलेख किया गया है वो सही है या गलत है, क्योंकि डिजिटाइजेशन की स्थिति इतनी अद्यतन नहीं है। पासपोर्ट के लिए भी आपको पासपोर्ट अधिकारी से पूछना पड़ेगा कि ये किसके नाम, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम, अगर एक व्यक्ति का कोई 10 साल के लिए या 15 साल के लिए पासपोर्ट जारी हुआ है और उसके बाद पूरी हो गई हो तो नया जो पासपोर्ट मिलेगा वो नए नंबर से मिलेगा। तो तमाम चीजें स्थितियां हैं और सबसे आसान काम था ये। लेकिन चूंकि मंतव्य ये नहीं है इस पूरे अभियान का, अगर मंतव्य होता तो आप पारदर्शी तरीके से पूरे अभियान को चलाते। आपको फिर बीएलओ रखने की आवश्यकता क्या है? अगर प्रत्येक नागरिक को अपना अभिलेख आपके पास जमा करना है आकर के, तो आप जिला निर्वाचन कार्यालय में 20 डेस्क बना दीजिए, लोग आएंगे अपना अपना फॉर्म जमा करके चले जाएंगे। बीएलओ क्यों आपने तैनात किया? मतदान केंद्र तक अपने को अधिकारियों को लगाने की आवश्यकता क्या है? आप सार्वजनिक संपत्ति के लाखों करोड़ रुपए आप क्यों खर्च कर रहे हैं? पर्पस तो केवल ये है कि एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 लोग होते हैं और हर मतदान के मतदेय स्थल के लिए अलग अलग बीएलओस बनाए गए कि उनको 1200 मतदाताओं को देखना है, उनके सभी अभिलेख उसको पता चल जाएंगे और घर घर जाकर के उनका परीक्षण भी कर लेगा। तो चुनाव आयोग ने पूरी ताकत इसीलिए लगाई। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे के पूरे जो नैरेटिव था निर्वाचन आयोग का उसको खारिज कर दिया और उसने 12वें अभिलेख के रूप में आधार कार्ड को शामिल कराया। और यह आदेश, सबसे अच्छी बात है कि यह आदेश केवल बिहार के लिए लागू नहीं होगा। जो अभी ज्ञानेश कुमार जी एक बैठक करने जा रहे हैं पूरे देश में एसआईआर कराने के लिए, उसमें भी लागू होगा ये, क्योंकि यह एक पूरे देश भर के लिए है, यह पूरे मैंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के लिए। इसलिए यह बड़ा झटका है सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस स्तर पर आकर के इस आदेश को स्वीकार करना पड़ा उसे कि सर्वोच्च न्यायालय एकदम लिखित रूप से आदेश दे, यह निर्वाचन आयोग के लिए बहुत ही शर्मनाक है। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी सरकार का व्यक्ति नहीं है। आप याद कीजिए टीएन शेषन का एक बहुत ही प्रचलित बयान होता रहा है कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग है। आप एक बात कही जा रही है जो तर्क संगत है। और जो आप अश्विनी उपाध्याय जी की बात कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी भी उस एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए गए थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास ढेर सारे आधार कार्ड हैं या नकली कार्ड उनके पास बने। अब तो इसको चेक कीजिए आप। अगर लोगों के पास नकली आधार कार्ड हैं, बन जा रहे हैं, तो कौन बना रहा है, कहाँ बन रहे हैं ये? इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल। क्यों नहीं आप रोक? इसके बिना पर आप सामान्य मतदाताओं को भी इस कैटेगरी में आप शामिल करने की कोशिश करें तो ये तो उचित नहीं है कहीं से भी। लेकिन आज निर्वाचन आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया कि वह एसआईआर के नाम पर किस तरह का एजेंडा चलाना चाहता था। और आधार की मांग को लेकर के राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न जो इस निर्वाचन को लेकर के जो सक्रिय लोग थे, जो जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाए हुए थे, इस पे सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगी है और ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्वागत योग्य है। एक मुहर लग गई है आधार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम सुनवाई हुई है, अब ये सुनवाई आगे अगले सोमवार को होगी, यानी 15 तारीख को होगी। यानी ये सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चुनाव आयोग की धड़कनें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। इसलिए क्योंकि अब जल्दी से चुनाव आयोग को बिहार चुनाव की घोषणा करनी है। किसी भी हाल में बिहार चुनाव की घोषणा 5 अक्टूबर तक तो चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है।
है इस देश में, तो दशहरे के तुरंत बाद तो घोषणा करनी होगी। 30 तारीख को अभी ये सूची नहीं ला पाएंगे तो क्या चुनाव आयोग SIR जो करवा रहा है उसको करवाएगा और पुरानी लिस्ट पर ही चुनाव होंगे? बिहार के चुनाव देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन एक चुनाव जो अभी होना है कल, उस चुनाव पे आते हैं जरा। और विपक्ष का उम्मीदवार यहां क्यों मजबूत दिखाई देता है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी से। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा सा अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में जो कुछ कहा बहुत संक्षेप में उस पर बात कर रहे हैं जी। देखिए, उन्होंने जो कहा वो एक तरह से अदालत के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपनी ही सरकार की नाकामी का ऐलान था। अश्विनी उपाध्याय ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी की यानी उनकी सरकार में तंत्र के भीतर सिस्टम में इतना भयानक भ्रष्टाचार फैल गया है कि कोई भी व्यक्ति 1000 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनवा सकता है। इससे भी बड़ा बयान यह है कि वे कह रहे हैं कि रोहिंग्या 1000 रुपए में आधार कार्ड बनवा लेंगे। यानी इस देश में 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री तथाकथित चाणक्य, देसी जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल, देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां जिनकी जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत है, वे सब पूरी तरह नाकाम हो गए। यद्यपि ये स्वीकारो कि खुद प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर हर मंच से कर चुके हैं कि वे इतिहास के सबसे विफल प्रधानमंत्री हैं। वे अपने मुंह से ऐलान कर चुके हैं कि उनके होते हुए लाखों करोड़ों रोहिंग्या देश में घुस आए हैं, रोटी बेटी माटी छीन रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि सत्ताधारी पार्टी का एक प्रवक्ता जो खुद भी वकील है, वो कोर्ट में खड़े होकर कहे कि मेरी सरकार नाकाम रही है। तो कायदे से तो अश्विनी उपाध्याय के इस बयान के बाद कम से कम अमित शाह का इस्तीफा तो हो जाना चाहिए। और कौन सा सबूत चाहिए? उन्हीं की पार्टी का नेता, प्रवक्ता, वकील कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुस आए और कार्ड बनवा ले। अब मुद्दे की बात उपराष्ट्रपति के चुनाव, इसको दोहराने की जरूरत है जो राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के स्वागत समारोह में कहा था कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। क्या कारण है कि इस वक्त अध बीच में उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना पड़ रहा? कारण है जगदीप धनखड़ का त्याग पत्र और उसके बाद की उनकी गुमशुदगी के बाद संगीनों के साये में उनकी खामोशी। देश को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जगदीप धनखड़ कहां है, वे चुप क्यों हैं, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, वे संगीनों के साये में कैद या नजरबंद क्यों रखे जा रहे। अब चुनाव जब हो ही रहा है, आ ही गया है कल सुबह, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सामने चुनौती यह है कि पिछले चुनाव में जो रिकॉर्ड वोटों के साथ जगदीप धनखड़ की जीत हुई, क्या उस आंकड़े को भी छू पाएंगे? हार जीत हम सब जानते हैं कि कोई बहुत ही आसमानी सुल्तानी घटना हो जाए तो ही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव हारेगा। बड़ी संख्या में ऐसी कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए और कुछ भी हो सकता है। भारत की राजनीति में कुछ भी संभव है, तो अलग बात है। वरना मोदी, शाह और बीजेपी एनडीए गठबंधन के सामने जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद अंदर खाने कितने ऐसे लोग खड़े हो गए होंगे। राजीव प्रताप रूड़ी जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और अगर ये जीत का आंकड़ा सम्मानजनक नहीं रहा, अंतर अगर पहले से कम हो गया, तो ये भी मोदी शाह की नैतिक पराजय हुई। वे लगातार सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर अदालत तक मात खा रहे हैं। और अगर पिछली बार से शायद 520 या 500 कितने वोट मिले थे, मैंने पिछली बार डिबेट में बताया भी था, अभी भूल रहा हूं, उतने वोटों से अगर 20-25 वोट भी कम हुए, जैसे अभी भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल ने
अलग रहने का फैसला कर दिया है। बाकी बचे लोग जो वोट डालेंगे उनमें से संख्या को भी कम कर दें, तब भी अगर जीत का अंतर कम रहता है तो मोदी और शाह के लिए ये बड़ी बात ये रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मोदी शाह के लिए एक बड़ी बात होगी अगर अंतर कम भी रहता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस बीच एक खबर आप लोगों को देना चाहता हूं जो उधर नेपाल से खबर आ रही है। नेपाल में एक्चुअली हुआ ये कि जो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सबको बैन कर दिया गया। बैन इसलिए किया गया क्योंकि वहां का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। उनके यहां रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पे इन लोगों को बैन किया गया। उसके बाद वहां के युवा सड़कों पे आ गए। काठमांडू में भयंकर उपद्रव हुआ, गोलियां चली, 20 लोगों से ज्यादा, 20 अभी तक जो खबर आ रही है, 20 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। कर्फ्यू का आलम है और वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या हमारे यहां अगर ऐसा, भगवान न करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो हमारे गृह मंत्री का इस्तीफा देंगे? यह भी बड़ा सवाल है। बहुत पहले तो हो जाता था, अब नहीं होता है। खैर, लेकिन आना चाहता हूं, ये जानकारी जरूरी है आप लोगों तक पहुंचाना। इस चर्चा के दौरान मैं शुरुआत में ही सोचा था कि आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। पड़ोसी देश है हमारा और आज की तारीख में देखिए कितनी जरूरत अब हो गई है ट्विटर की, यूट्यूब की, जीमेल यानी गूगल की, यूट्यूब भी गूगल का ही है, फेसबुक मेटा का है, व्हाट्सएप है। ये सब अगर बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी क्या होगी? हम चीन तो है नहीं कि अपना सब कुछ है, हम रूस तो है नहीं कि हमारे पास अपना सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में अपना क्या है? जरा मोदी जी सोचेंगे। लेकिन क्योंकि काम उनका है सोचना, हम लोगों का काम है सिर्फ सूचना देना, सूचना देते हैं। हम वहां रहेंगे तो हम भी सोचेंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी सोचने का एक मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। धनखड़ साहब अब नहीं हैं, लेकिन धनखड़ साहब के साये में यह चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। वो कहीं ना कहीं उसी इर्द गिर्द वो भटकते हुए नजर आएंगे। जिंदा हैं, धनखड़ साहब की उम्र शतायु हो, लंबी उम्र हो, लेकिन जो कुछ किया है वो भटकते हुए तो वहां दिखाई देंगे ही कहीं ना कहीं। ऐसे में विपक्ष का उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ चुनाव कैसे लड़ गया, समझना चाहता हूं आपसे। सत्ता पक्ष का उम्मीदवार जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। राधाकृष्णन जी। जी जी, देखिए एक छोटी सी बात जरा मैं इस पे कर दूं, जो SIR का मामला है। जी प्लीज। अभी तक एक भी विदेशी नागरिक का नाम चुनाव आयोग ने नहीं बताया। और दूसरी बात, बहुत बड़ा झूठ, और ये फरेब और झूठ देश की जनता को समझना चाहिए। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र में बताया है कि देश में 40,000 रोहिंग्या हैं। हलफनामे की बात होती है ना, शपथ पत्र की बात, वो राहुल गांधी से जी ज्ञानेश गुप्ता करते हैं। शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट को बताया है मोदी सरकार ने कि कुल 40,000 के आसपास रोहिंग्या शरणार्थी भारत में हैं, जिसमें से 10,000 अकेले जम्मू के कैंप में हैं। जिन राज्यों की बात वहां की है, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, असम, उसमें बिहार नहीं है। तो भारत का प्रधानमंत्री चुनाव के मंच पे कुछ और बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ और बताता है। सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि जी यहाँ पे 40,000 रोहिंग्या हैं सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। रैलियों में वो रोहिंग्या का एक बड़ा भारी खतरा बताते हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री आपको मूर्ख समझता है। जब उसको सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब देना है तो वो सही बात बोलते हैं और वैसे बरगलाते हैं। अभी तक ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बताया कि कितने विदेशी नागरिक हैं वहां पे बिहार में, नहीं बताया। इसी को लेकर तो शुरू हुआ था SIR। और एक और बात मैं जोड़ दूं इस पे, जिस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मोदी सरकार सेंसस करवा रही है। जी।
अगले साल के मार्च के महीने से ये सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। उसके पहले उसकी ट्रेनिंग वेनिंग शुरू हो जाएगी। वो सेंसस कौन करता है? राज्य के कर्मचारी तो करते हैं, और वही लोग SIR बनाएंगे। ये कहां से लोग लेकर आएंगे आप? मंगल ग्रह से? सरकारी कर्मचारी तो बनाएंगे ना ये काम भी। SIR का काम भी सरकारी कर्मचारी तो कर रहे हैं बिहार में। वही सरकारी कर्मचारी सेंसस भी काम भी करेंगे। अपने मोबाइल से करेंगे। खबर पढ़ लिया होंगे, अपने मोबाइल से करेंगे। वो अपने मोबाइल से करेंगे। वो एक मुद्दा है, उस पर कभी चर्चा बात करेंगे उस पर जी। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक मामला है, क्योंकि सेंसस जो है, एक बात मैं बता दूं कि सेंसस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। सेंसस का डेटा, कलेक्टिव डेटा तो मिलता है, कितने नंबर ग्रेजुएट्स हैं, कितने पॉवर्टी के नीचे हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितना स्कूल का ड्रॉप आउट है, वो सब मिलता है डेटा। लेकिन किसी इंडिविजुअल का डेटा सेंसस में नहीं आता है। वो सेंसस का इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। और यही बहस हुई जब ये आधार कार्ड बन रहा था कि आधार प्रोटेक्टेड नहीं है, सेंसस का डेटा प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट मोबाइल से लोग करेंगे तो क्या हमारी प्राइवेसी की गारंटी है? एक बात। दूसरा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का मामला है, देखिए BRS और BJD ने उसमें से वॉकआउट किया, अब्सटेन करेंगे वो, तो नंबर उसकी जो मेजॉरिटी है वो कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। 394 है, 293 का सपोर्ट NDA के पास है, और उसमें से वो मेजॉरिटी उनकी कम हो जाएगी, तो मेजॉरिटी 394 पे हार जीत होनी है। 394 की स्ट्रेंथ है। तो बीजेपी के पास ऐसे देखने में तो नंबर हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी कम होगी, तो आसानी बीजेपी को ही होगी। लेकिन जो असली बात है कि जस्टिस सुधाकर रेड्डी ने अपना चुनाव बहुत शालीनता से, बहुत मर्यादा के साथ और लड़ा है, और राधा कृष्ण नहीं दिखाई दी है पूरे चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। अंतरात्मा की बात को ये समझना चाहिए हमारे सांसदों को भी, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, कि आप उस राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के बारे में जानते ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वो किसी से मिल रहे हैं, ना इंटरव्यू दे रहे हैं। अचानक उनका उद्घाटन संसद भवन में ही होगा जब वो उपसभापति की कुर्सी बैठेंगे, अगर जीत गए तो। ये भी बड़ा दुखद है कि एक ऐसा व्यक्ति बहुत ही उससे लगता है कि उनके जो लोकतंत्र के प्रति आस्था है, या पब्लिक डोमेन में सब चीजें बहुत पारदर्शी होनी चाहिए, वो आस्था की कमी है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आस्था की कमी है, पब्लिक डोमेन की बात। और लेकिन राधा कृष्णन जी कहाँ हैं, और क्यों उतनी मजबूती के साथ वो चुनाव नहीं लड़े? या वो पहले से आश्वस्त हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि पहले से आश्वस्त हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है इधर उधर घूमने की, अपना काम करो, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और बहुत सारी फाइलें निपटानी होंगी शायद। प्रकाश जी। राजीव जी, अभी से बीजेपी ने अपने सांसदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। जिस तरह बीजेपी करती है हमेशा कि हमारे मतदाता कहीं और जाए नहीं, तो पूरी कोशिशें एनडीए ने ये कर दी है। लेकिन अब इसमें चिंता की बात बहुत सारी। एक तो BRS और BJD उड़ीसा, इन्होंने कह दिया कि हम वोटिंग से दूर रहेंगे। तो एक तरह से ये बात तय है कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, उनसे कुछ लोगों ने अपनी दूरी बना ली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सर्वसम्मत उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके वोट नहीं देते, वो अलग है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात
नहीं कही जा सकती। इससे एनडीए को नुकसान होगा। बीआरएस अगर हटती है तो एनडीए के उम्मीदवार को नुकसान होने वाला है, ये बात 100% तय है। दूसरी बात है कि क्रॉस वोटिंग इसमें होना ही है, इसकी बात भी कही जा रही कि एनडीए के कुछ सांसद इंडिया के पक्ष में, इंडिया के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता ही नहीं है। जो बीजेपी कोई व्हिप भी जारी कर दे तो कोई ऐसा कानून यहाँ लागू होता नहीं है, यानी कोई भी सदस्य अगर अपने व्हिप का उल्लंघन करता है तो कुछ होगा नहीं जी। तो अब इसी में बड़ी विचित्र बात है, अब राहुल गांधी के दौरे को इससे जोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश गए हैं क्या उन्हें, क्योंकि उन्हें कहने के लिए कुछ बात बची नहीं। पिछले चुनाव की बात करें, 2022 में जब चुनाव हुए तो धनखड़ ने, जगदीप धनखड़ जी ने 528 वोटों से मार्गरेट अल्वा को हराया था, लेकिन तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। लेकिन यह संख्या से ज्यादा मायने ये कि रणनीति क्या, यानी कोई क्रॉस वोटिंग करता है इसका मतलब ये कि एनडीए में एक पक्ष होकर वो अपने उम्मीदवार के साथ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बिहार चुनाव का जो मामला है, बिहार चुनाव नवंबर में होने की संभावना है, जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। तो लालू और नीतीश के समर्थन से इंडिया का क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसका बहुत सारा अंतर होने वाला है। तो चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी होगा वो स्पष्ट है कि सर्वसम्मत नेता नहीं होंगे, ऐसे लोग होंगे जो उनके खिलाफ भी हैं और विरोध में भी, और कुछ तो तटस्थ हैं या वोट ये नहीं देते यानी बहिष्कार करते। तो ये मुद्दा भी इस चुनाव में होने वाला है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या वन साइडेड है सुनील शुक्ला जी आपके हिसाब से? नहीं, वन साइडेड तो नहीं है। इस चुनाव को अब विपक्ष के उम्मीदवार ने एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक धरातल दे दिया है। एनडीए के उम्मीदवार के विरोध के लिए कोई बहुत कारण किसी को नहीं खोज रहा है। जो उम्मीदवार हैं, चूंकि अधिकांश जो विरोधी दल हैं वह संघ की राजनीति से सहमत नहीं, संघ की गतिविधियों से सहमत नहीं, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। और चूंकि राधा कृष्णन साहब घोषित रूप से, ज्ञात रूप से एक आरएसएस के पदाधिकारी रहे हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं करना है, और तमिलनाडु में उनकी सक्रियता से सभी वाकिफ है। तो संघ के गतिविधियों से असहमत लोगों के लिए राधाकृष्णन साहब के विरोध के लिए अन्य कोई तर्क ढूंढने की आवश्यकता उनको नहीं। वो संघ के साथ खड़े हैं या संघ के साथ नहीं खड़े हैं, साफ साफ उनके सामने राजनीति। दूसरी तरफ जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनकी एक साफ सुथरी छवि, संविधान को बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने, देश को बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के नारे के साथ जो उन्होंने अपने चुनाव अभियान को चलाया है, इसने तमाम ऐसे लोग हैं जिनको वैचारिक स्तर पर प्रेरित किया कि आखिर क्या करें। इसलिए ये स्थिति तो बन सकती है कि एनडीए में एक बिखराव, हालांकि उसकी संभावना मैं देखता नहीं, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जितने भारी बहुमत से धनखड़ साहब चुनाव जीते थे उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, वो नहीं होने वाला है। और मेरा भी मानना है कि मैं नहीं कहता कि बड़े पैमाने पर कोई क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी क्रॉस वोटिंग हुई तो वह एनडीए की राजनीतिक हार है। एक भी अगर सांसद, एनडीए का सांसद निकल करके उसने अगर विपक्ष मतदाता को, विपक्ष उम्मीदवार को वोट दे दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है, एनडीए की बहुत बड़ी हार है। इसकी संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष के लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ये चले आएंगे तेलुगु अस्मिता के नाम पर रेड्डी साहब के साथ, इसकी भी संभावना नहीं है। इसकी वजह मैं ये मानता हूं कि टीडीपी के साथ है कि टीडीपी का जो मतदाता वर्ग है वो रेड्डी समुदाय नहीं है। वो अपने मतदाताओं की अगर आप चिंता करेंगे तो रेड्डी की चिंता नहीं करेंगे, तो उनके आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। दूसरी चीज, विपक्ष के उम्मीदवार का जीतने का मतलब कांग्रेस का मजबूत होना,
टीडीपी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देख सकती, उसकी अपनी राजनीति खतरे में पड़ेगी। वही स्थिति जगन मोहन रेड्डी की है। जगन मोहन रेड्डी के सामने संकट है कि वह, चूंकि रेड्डी समुदाय में उनका व्यापक जनसमर्थन, बहुत बड़ा जनसमर्थन, और उस जनसमर्थन को आज तक टीडीपी सेंध भी नहीं लगा पाई। लेकिन वह क्या वह भारतीय जनता पार्टी की जो दबाव की राजनीति से उससे मुक्त हो पाएंगे? जो केंद्रीय एजेंसियों के सदुपयोग दुरुपयोग की बातें कही जाती हैं उनसे वो मुक्त हो पाएंगे? इसकी भी संभावना मैं देखता नहीं कि उससे उनकी अपनी राजनीति में, उनकी अपनी राजनीति के, आंध्र प्रदेश की राजनीति में कोई बल मिलता हो, ऐसा भी नहीं। और वो भी कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देख सकते। कमजोर कांग्रेस ही टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी साहब की ताकत का आधार है। जिस समय कांग्रेस मजबूत होने लगेगी आंध्र प्रदेश में, इन दोनों ही राजनीतिक दलों का जो जनाधार है वो खिसकने लगेगा। जी, तेलंगाना में स्थिति जरूर है। तेलंगाना में यह है कि वहां के राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती है कि वो रेड्डी साहब के साथ जाएं कि एनडीए के साथ जाएं। हालांकि उनका बहुत बड़ी ताकत नहीं है, कांग्रेस पहले से वहां पे है और कांग्रेस के साथ है। और अभी एमआईएम ने खुलेआम उनका समर्थन दे दिया। जी बिल्कुल। तो यह तेलंगाना की राजनीति का भी असर है और तेलंगाना की राजनीति में जो कोशिश है वो भी उसका भी असर है। अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि राधाकृष्णन साहब के कारण तमिलनाडु के राजनीतिक दल उनके साथ चले आएंगे, यह दूर की कौड़ी है। क्योंकि डीएमके, एआईडीएमके, एमडीएमके जितने भी पार्टियां हैं वो सब द्रविड़ पार्टियां हैं जो संघ की राजनीति से हमेशा असहमत रही और हमेशा उनका विरोध करती रही। इसलिए दूर दूर तक, और उनके अपने राज्य में भी कोई उनका जन समर्थन रहा हो। निश्चित रूप से राधाकृष्णन साहब 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन दोनों बार डीएमके के सहयोग से जीते हैं। जब डीएमके नहीं रही है तो उनको उसी मदुरई में चुनाव हारना पड़ा है। यहाँ तक कि जो तमिलनाडु के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, वहां भी उनको चुनाव का पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसा भी नहीं कि बड़ी भारी लोकप्रियता उनकी हो। लोकप्रियता के मामले में भी रेड्डी साहब के, राधाकृष्णन साहब के साथ द्रविड़ पार्टियां नहीं जाएंगी और संघ की राजनीति से भी असहमत पार्टियां हैं, द्रविड़ राजनीति में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, वह भी संघ के उम्मीदवार के साथ नहीं जाएंगे। जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने में एहतियात बरत रहे हो वह संघ के उम्मीदवार को समर्थन दे देंगे केवल तमिल प्राइड के नाम पर। इसकी संभावना नहीं है, दूर दूर तक इसकी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे दल जो एनडीए का सहयोग करते रहे हैं, जैसे बीजेडी के मैंने भी अपना एक बयान दिया है, बीजेडी दोनों दलों से दूरी बनाए रखना चाहता है। और अगर बीजेडी एनडीए को भी वोट नहीं देता और इंडिया को भी वोट नहीं देता, वह भी एनडीए की राजनीति का एक पराजय है कि वह बीजेडी का समर्थन अपने साथ नहीं रख पाए। हालांकि अभी नवीन पटनायक साहब पहुंच गए दिल्ली में, देखिए क्या होता है वो। लेकिन ये जरूर है कि बीजेडी भी खुले मन से एनडीए के साथ हो तो वो उस तरह की खबरें नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि एनडीए के चुनाव उम्मीदवार के हार की कोई संभावना मैं नहीं देखता। लेकिन उस व्यापक जन समर्थन के साथ जैसे धनखड़ साहब चुनाव जीते थे और जिस तरीके से एनडीए ने अब एनडीए में शामिल गैर एनडीए पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया था, उसकी संभावना में नहीं देखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक छोटा कमेंट अमलेंदु जी, इसी उपराष्ट्रपति चुनाव पे कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, उसके बाद काउंटिंग होगी। सुबह 10 बजे से हम भी लगातार कवरेज देंगे, आप तक पहुंचाएंगे रिपोर्ट। जी 6 बजे से काउंटिंग है, 5 बजे तक ये मतदान है। 5 बजे और 5 बजे तक जो भी सांसद उस लाइन में लग जाएंगे वो मतदान के हकदार होंगे, वो मतदान करेंगे। अगर 5:59 पे कोई आ गया, 6 बजे भी कोई आ गया तो मतदान करके जाएगा। इसीलिए माफी चाहूंगा, 5 बजे भी आ गया, 4:59 या 5 बजे तक। लेकिन 6 बजे से काउंटिंग है और काउंटिंग तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन उससे पहले सुबह 10 बजे से हम लाइव भी आप तक कवरेज देंगे कि चल क्या रहा, कौन आया कौन नहीं आया, कौन किधर जा रहा है, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन हां, कुछ कुछ चीजें तो अंदर से आ ही जाती हैं।
पेन क्या बदल जाएगा या वही रहेगा, ये भी देखेंगे। अमलेंदु जी, एक छोटा सा ये पेन की बात इसलिए याद आ गई क्योंकि हरियाणा में हम लोगों ने देखा था कांग्रेस की वोट कैसे काटे गए थे, इधर से उधर जीरो हो गए थे और सुभाष चंद्रा जी जीत गए थे। जी न्यूज वाले, याद होगा आप लोगों को, राज्यसभा का चुनाव था। खैर, कल लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अमलेंदु जी, एक छोटा कमेंट। राजीव जी, एक तो देखिए क्रॉस वोटिंग हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए बहुत हैं और उनको लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग, क्योंकि कल पूरे दिन प्रधानमंत्री क्लास मॉनिटर की तरीके से सबसे पिछली वाली कुर्सी पर बैठे रहे और अपने सांसदों को बार बार बीच बीच में गिनते रहे कि पूरे हैं कि नहीं है। उसके बाद भी सूचना ये है कि काफी सांसद उस पाठशाला में नहीं पहुंचे जिसमें नरेंद्र मोदी जो थे वो मॉनिटर बने हुए सबसे पीछे वाली कुर्सी पर डंडा लेकर बैठे हुए थे। और आज भी बताया था कि 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रहे हैं बैठक में और सब गिनती पूरी कर रहे हैं कि सांसद पूरे हैं कि नहीं। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने राजीव जी समर्थन दिया, और असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे और वो और लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं। और चूंकि रेड्डी साहब जो हैं, बी सुदर्शन रेड्डी साहब, वो आंध्र अस्मिता के एक तरह से कहा जाए बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनके सम्मान में हम जो है मतलब AIMIM जो है वो समर्थन देगी बी सुदर्शन रेड्डी साहब को। तो राजीव जी, ये बड़ा दबाव एक तरीके से जो तेलुगु पार्टियां हैं उनके ऊपर हैं। भले ही उन्होंने कहा हो कि हम जो है सब समर्थन देंगे अपने राधा कृष्णन साहब को, लेकिन अब ये सवाल उठेगा कि आप तेलुगु अस्मिता हैं कि आप RSS के साथ हैं। रेड्डी किसी के मतदाता हो और रेड्डी किसी के मतदाता ना हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और PRS तीनों के सामने ये संकट है राजीव जी। तौर पर RSS के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं या आप तेलुगु बिट्टा के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको राजनीति जाकर राजीव जी वहां तेलुगु बिट्टा की ही करनी है। तो अगर तेलुगु बिट्टा के साथ आप नहीं है और आप RSS के साथ खड़े हुए हैं, तब जो है वो संकट हो जाएगा। कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, वो कांग्रेस जाने कब आएगी कब नहीं आएगी। और कांग्रेस अभी आंध्र प्रदेश में आ भी नहीं रही। अभी जो परिस्थितियां 4 साल के बाद चुनाव होगा तो अभी कोई कांग्रेस खतरा भी नहीं है चंद्रबाबू नायडू के लिए, और चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार जाएंगे ये भी कुछ पता नहीं। तो ये एक तरीके से अभी आंध्र की राजनीति, तो आंध्र में राजनीति करनी है और तेलंगाना में राजनीति करनी है तो तेलुगु गुज्जा के सम्मान के साथ खड़े होना पड़ेगा। ये मजबूरी है चंद्रबाबू नायडू की, YRCP की, पवन कल्याण की और KCR की। साथ में खड़े नहीं होंगे तो फिर आप एकदम किनारे खड़े हो जाइए। 2 ही काम हो सकते हैं, तीसरा विकल्प राजीव सामने भी नहीं है। तो या तो RSS के साथ जाओ या फिर बी सुदर्शन रेड्डी के साथ जाओ। तीसरा विकल्प जो है वो बाइकआउट करने का है चुनाव का, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब देखना ये कि ये RSS के साथ कि बी सुदर्शन रेड्डी को जाते हैं, तेलुगु बिट्टा के साथ जाते हैं, ये कल मालूम पड़ जाएगा। इसी के आधार पर इन दलों की आंध्र में और तेलंगाना में राजनीति तय होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आंध्र तेलंगाना की राजनीति तो अलग बात है, लेकिन यहां देश की राजनीति में और देश को एक नया उपराष्ट्रपति कल शाम को मिल जाएगा। नया उपराष्ट्रपति क्या सत्ता पक्ष के CP राधाकृष्णन होंगे या विपक्ष के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी होंगे, बी सुदर्शन रेड्डी, ये देखना होगा। हालांकि सत्ता पक्ष बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि राधाकृष्णन जी ही बनेंगे जो भी बने, लेकिन कम से कम इतना तो है कि धनखड़ साहब की तरह वो नहीं होंगे जिनसे इस्तीफा मांगा जाएगा और वो इस्तीफा देकर चुपचाप किसी उस काल कोठरी में चले जाएंगे जहां घुप अंधेरा हो, जहां से कुछ दिखाई ना देता हो। भले वो हम लोगों को देख पाते हो, लेकिन हम तो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। ये तय है आखिर कर क्या रहे हैं धनखड़ साहब, अभी तक ये पूछा जा रहा है। कुछ अखबारों में खबरें ऐसी आती रही हैं कि वो कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं। हम लोग भी मीडिया वाले हैं, किसी के बेडरूम में या ड्राइंग रूम में तो जाकर देखते नहीं हैं। लोग लिख लेते हैं तो ठीक है, लिखें, हम पढ़ लेते हैं, मजे ले लेते हैं, लेकिन वो टेनिस खेल रहे हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये सब पता जितनी आती है आप लोगों तक, जितनी बातें आती हैं आप लोगों तक हम पहुंचा देते हैं। कल के बाद एक नए उपराष्ट्रपति को देखेंगे और उसके बाद देश की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। आज इस चर्चा को